हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, इसके पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे। आज बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और आप के दैनिक जीवन से संबंधित भी है, आप कह सकते हो। देखिए, प्रकाश जो है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो कि ये प्रकाश क्या चीज़ है। और जब आप लोगों को बताया जा रहा था प्रकाश का गुण, प्रकाश की प्रॉपर्टी जब आप लोगों को बताई गई थी, तो बताया गया था कि प्रकाश से परावर्तन होता है, इससे जो है परावर्तन होता है प्रकाश का, और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो परावर्तन तो हम पढ़ चुके, परावर्तन किसे कहते हैं। आज हम पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में। देखिए, अपवर्तन के लिए क्या आवश्यक है। जब कोई भी प्रकाश किरण, जब कोई भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, अपनी दिशा जो है वो उस दिशा से हट जाती है, विचलित हो जाती है, उसी को कहा जा रहा है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा एक माध्यम है। चलिए, इसको हम मान लेते हैं वायु। ये हो गया आपका वायु। और देखिए, इसके नीचे हम लोग मान लेते हैं कांच। आप लोग जैसा कि जानते हो कि कांच में भी प्रकाश की चाल ट्रेवल करती है। जैसे अगर मान लीजिए लाइट इस दिन है और लाइट में आप कोई कांच का टुकड़ा लेते हो और कांच का टुकड़ा ऐसे रख लेते हो सामने अपने, तो देखते हो कि हमको ये कांच के इधर वाली भी वस्तुएं दिखती हैं, और कांच के आर पार जो वस्तु है वो भी अगर हम इधर से देखें तो दिख जाता है। इसका मतलब वो दिखता क्यों? क्योंकि प्रकाश वहां पर पहुंच रहा है। तो प्रकाश वहां से किस में से होकर गया? कांच में से होकर गया। तो प्रकाश कांच में भी चल सकता है, वायु में भी चल सकता है, जल में भी चल सकता है, यानी जितने भी पारदर्शी माध्यम है सब में प्रकाश संचरण होता है। तो देखिएगा, एक माध्यम हम ले लेते हैं वायु और एक माध्यम ले रहे हैं ग्लास, कांच। दूसरा माध्यम लेते हैं कांच। और जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जैसे ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये देखिए, एक आपका खींचा गया अभिलंब। अभिलंब आपका क्या होता है कि जिस बिंदु पर, या जो माध्यम का तल है जहां से माध्यम विभक्त हो रहे हैं, उस पर एक खींचा गया लंब, और वो लंब आपतन बिंदु से होकर गुजरे, तो उसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब, नॉर्मल इसको बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब। ये आपका अभिलंब हो गया। देखिए, अब ये जो किरण है, ये आने वाली किरण है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण का मतलब हुआ आने वाली किरण। ध्यान दीजिएगा। और जब ये दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो ये सीधे नहीं जाती। देखिए, इसको जाना सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाती, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, दिशा से अपने भटक जाती है, आप कह सकते हो। तो विचलन क्यों होता है, ये भी आपको बताया जा रहा है। विचलन देखिए दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि ये जो अभिलंब है, प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाए, और एक हो सकता है कि इस अभिलंब से प्रकाश की किरण दूर चली जाए। अब इसके लिए कंडीशन है, अगर दूसरा माध्यम सघन है, तो ये प्रकाश किरण जो होती है ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन अगर यही माध्यम सघन होता तो ये अभिलंब से दूर चली जाती। तो यहाँ दूसरा माध्यम सघन है। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है? आप अगर नॉर्मली तौर पे कह सकते हो तो ऐसा माध्यम
जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं वो सघन, और अगर कोई और मीडियम लिया गया है उसमें मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो उसकी अपेक्षा वो विरल कहलाएगा। एक को हम लोग कहते हैं, ये आपका जो है देख लीजिए वायु विरल है, इसको हम लोग कहते हैं रेयरर मीडियम, और इसको कहते हैं डेंसर मीडियम, कांच आपका है। अब ये सघन होने के कारण प्रकाश की किरण जो होगी वो झुक जाएगी अभिलंब की तरफ। इसमें देखिए ये आपतित किरण और ये झुक के जा रही है दूसरे माध्यम में, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण, इसी को कहते हैं अपवर्तित किरण। और ध्यान दीजिएगा ये जो नॉर्मल है अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, और प्रदर्शित करते हैं आर से। और ये जो बिंदु है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये आपका होता है। देखिए अपवर्तन क्यों होता है कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपको किताबी भाषा वही रटना नहीं है। देखिए अगर कोई भी पूछे अपवर्तन क्यों होता है तो इसका कारण क्या है, हम कहेंगे प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, और इसी के कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का कारण है। यही कारण होता है जिससे लाइट जो है अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब देखिए जिस तरह से परावर्तन के नियम पढ़े थे उसी तरह से हमको पढ़ना है अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का दो नियम है मुख्यतः, देखिएगा इसका डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हम लोग कहेंगे जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्यों होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए इसमें आपका एक है अभी बताए थे विरल माध्यम और एक बताए थे सघन माध्यम। सघन और विरल का एक परिभाषा और आप दे सकते हो, अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी आपतन बिंदु पर आपतित हो रही है या एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है और दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है और अभिलंब की तरफ झुक जाए तो दूसरा माध्यम जो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहलाता है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण, देखिए दूसरा फिगर यहां पर शो कर देते हैं, अगर प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाए और अभिलंब से दूर चली जाए तो जो दूसरा माध्यम होता है ये पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। तो अब आगे हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। देखिएगा जिस तरह से परावर्तन के नियम पढ़े थे उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम हैं। दो नियम हैं इसके मुख्यतः। देखिए ये आपका है आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब और ये अपवर्तित किरण। ये आपका है आपतन बिंदु, ये अपवर्तन कोण और ये आपतन कोण। अगर कोई पूछ ले कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो आपको यहां पर कहना है आपतित किरण। देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये अपवर्तित किरण
अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नियम देखिएगा। किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये देखिए, जो दूसरा नियम है ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको कहते हैं स्नेल का नियम। तो आप चाहो तो इतना लिखने के बाद लिख सकते हो, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए, इसमें यहां पर जो आपतन कोण है वो आई है और अपवर्तन कोण आर है। निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए देखिए, जो प्रकाश आपका होता है, जो दृश्य प्रकाश है, ये 7 रंगों से मिलकर बना है और 7 रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है। और एक ही रंग के प्रकाश के लिए, या अगर आप एक निश्चित तरंगदैर्घ्य ना कहना चाहो तो यहां पर कह सकते हो एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। अब इसमें अगर हम बात करें आपतन कोण की, तो आपतन कोण तो आई है, इसका ज्या लेते हैं, ज्या का मतलब साइन, तो ये हो गया साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या लेते हैं तो वो हो गया साइन आर। साइन आई बटे साइन आर बराबर हम लोग लिखते हैं नियतांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर लिखते हैं नियतांक। और ये जो नियतांक होता है इसको हम लोग कहते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे यहां पर एक माध्यम यानी पहला माध्यम, एक माध्यम वो होगा जहां से लाइट दूसरे माध्यम में जाएगी। तो इस माध्यम से लाइट इसमें जा रही है, इस माध्यम को हम मान लेते हैं वायु और इसको जैसा कि मान लेते हैं कांच, इसको दूसरे माध्यम को मान लेते हैं कांच। तो ये जो नियतांक हुआ ये हुआ एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष हुआ कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ये जो नियतांक होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसको हम लोग यन से लिखते हैं। लेकिन अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको लिखना है तो हम इसको लिखते हैं ए एन जी। ए का मतलब हो गया वायु, एयर। यन जो आपका है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। और जी का मतलब ग्लास, किसका? ग्लास का। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो ये हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए इसमें ये 2 रूल आपके हो गए। कभी कभी पूछा जाता है कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं, अपवर्तनांक की क्या डेफिनेशन है पूछा जाता है, तो ज़्यादातर लोग बता देते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं, ये बिल्कुल गलत आपका होगा। देखिएगा इसमें हम आगे पढ़ेंगे और एडवांस फिजिक्स से पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको मिलेगा ये जो साइन आई बटे साइन आर होता है ये हम प्रूफ करेंगे V1 बाई V2। V1 आपका जो होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ये है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल,
प्रकाश की चाल, और जो V2 है, V2 का मतलब हो गया दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब इसमें देखिए साइन आई बटे साइन आर हम पढ़ चुके हैं, किसके बराबर, n के बराबर, और ये आगे पढ़ेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है V1 बटे V2। अगर इतना होता है साइन आई बटे साइन आर, यहाँ पर हम लोग पढ़े n, तो n बराबर किसके, V1 बटे V2 के। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या तो ये देख लीजिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा ही, और यहाँ पर भी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो n जो है, n एक नंबर है, n एक संख्या हमको मिलेगा, और इसका एक डेफिनेशन और सॉलिड डेफिनेशन बता रहे हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे अभी फिगर जो लिए थे कुछ इस तरह से, इसमें पहला वायु दिखाया गया था, दूसरा कांच दिखाया गया था। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। या अगर ये आपको ना दिया हो, कांच का अपवर्तनांक दिया जाएगा, कांच का जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 1.5, 1.5। तो अभी देख लीजिए अपवर्तनांक को कैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर V1 का मान हमको पता है, V1 का मान हमको पता है, या रहने दीजिए V1 ही लिख लेते हैं, V2 का मान यहाँ से निकालते हैं या V1 का मान निकालते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, V1 बराबर 1.5 V2, V1 बराबर 1.5 V2। चाहे आप मान रख के निकालिए, या अगर आपको 1.5 भी नहीं रखना है, n ही रखना चाहते हो, तो आप कह सकते हो V1 बराबर n V2। तो ये n क्या बताया, ये n बता रहा है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के n गुनी है। आप कह सकते हो कि अपवर्तनांक किसी माध्यम की वह संख्या है जो यह बताता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से कितना गुना कम है अथवा कितना गुना अधिक है। यह भी आपका परफेक्ट डेफिनेशन है। अब देखिए आपका अपवर्तनांक हो गया। आगे हम बात करते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल की। अब जैसे दे दिया जाए सवाल कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा अभी आप लोगों को बताया गया था कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो वायु में 3 × 10⁸ है और कांच में हमको ज्ञात करना है। इसमें हम लोग अभी एक फार्मूला पढ़े थे, n बराबर पढ़े थे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे करके पढ़े थे। और इसमें वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, और कोई भी प्रकाश की किरण अगर वायु से कांच में जा रही है तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा Ang बराबर, A मतलब एयर यानी वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए Ang का मान दिया, अपवर्तनांक हमको दिया है 1.5 बराबर वायु में प्रकाश की चाल दिया 3 × 10⁸, और मान लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल V है, तो V का मान निकालते हैं, मिलेगा हमको 3 × 10⁸ बटे 1.5।
5। आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 से 30 में भाग करेंगे, 15 दूनी 30। v बराबर मिलेगा 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल कितना निकला? 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा, अगर कहीं कोई समस्या होगी तो कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।